Hello everyone, welcome to Exam Pathshala by Nancy Sharma. I hope you all are well and preparing exams with a positive energy. So let's start the class with a quick revision of pronoun. What are pronouns? It is a word used in place of noun to avoid repetition of that noun. This is called pronoun. Further, there are 10 types of pronoun. First one is personal pronoun, जिसको हमने डिटेलिंग में पढ़ लिया है, ऑलमोस्ट पढ़ लिया है ना। तो सबसे पहले हम सीधा इसकी डिटेलिंग पे ही चलेंगे, इसका रिवीजन करेंगे डिटेलिंग का। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल में आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे और देम। These are the examples of personal pronoun. अब इनका यूज, सबसे पहला रूल हमने किया था कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो इनको दो फॉर्म में यूज किया जाता है, नॉमिनेटिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। नॉमिनेटिव फॉर्म अगर आपके पास आई है, जो हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हर। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, यू। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, इट। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, देम। एंड वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, अस। बहुत अच्छे। चलिए, इसके बाद हमने किया था रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 दैट मीन्स कि हम इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं सेंटेंसेज में। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में हमको नॉमिनेटिव केस कहाँ पे यूज करना है और ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर सेंटेंस की फॉर्मेशन देखी जाए तो वो फॉर्मेशन एक जर्नल फॉर्मेशन कैसे होती है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन फॉर्मेशन से हमारा एक सेंटेंस बनता है। कर्ता है, क्रिया है, और कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है किसके ऊपर, कर्म के ऊपर। तो एक वाक्य में, एक सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, आइदर इट इज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज ऑब्जेक्ट, जिसको हम कर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले अगर आपको कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है तो वो किस फॉर्म में यूज होगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में। और वर्ब के बाद अगर आपको यूज करना है पर्सनल प्रोनाउन तो किस फॉर्म में यूज होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इज इट क्लियर। रूल नंबर 2, अगर दो या दो से अधिक नॉमिनेटिव केसेस या ऑब्जेक्टिव केसेस एक साथ ही सेंटेंस में लिखे जाएं तो आप उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तीनों पर्सन एक साथ आ जाएं नॉमिनेटिव फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आप उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सेंटेंस। नेचर ऑफ सेंटेंस दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाक्य जिसमें सकारात्मकता दी गई होती है, अच्छी बातें कही गई होती है ना, जिसमें कोई भी नेगेटिव बात ना हो, वो आप ऑब्वियस है वो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव वाक्य जिसमें नॉट दिया गया हो या फिर सेंटेंस का अर्थ जो है वो नकारात्मक जा रहा हो, ठीक है, या फिर उसमें कोई ऐसा वर्ड दिया गया हो जो नेगेटिव हो, स्वयं में नेगेटिव हो, उसको भी क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है और आपको अरेंजमेंट करना है नॉमिनेटिव केसेस या ऑब्जेक्टिव केसेस का, जो कि दो या दो से अधिक हैं, तो अरेंजमेंट चलेगा 2 3 1। दैट मीन्स सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। क्लियर। सेकेंड रूल, अगर आपके पास सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो अरेंजमेंट क्या चलेगा, 1 2 3। दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, पॉजिटिव सेंटेंस है तो अरेंजमेंट चलेगा 2 3 एंड 1। नेगेटिव वाक्य है तो अरेंजमेंट चलेगा 1 2 एंड 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इस तरीके से अरेंज करेंगे। अब सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है तीनों पर्सन है तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही अरेंज करेंगे। हमने एग्जाम्पल भी किए थे, आई थिंक लास्ट में हमने यहीं तक किया था, है ना। लास्ट एक रूल और किया था हमने कि दो वाक्यों को, दो जैसे आपके पास नाउन है या प्रनाउन है, दोनों को अगर आप किससे जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं। दो सब्जेक्ट्स को अगर आप एंड से जोड़ते हैं तो वो सेंटेंस की फॉर्मेशन को क्या लेके जाते हैं, प्लूरल फॉर्मेशन बनाता है, और उसके साथ वो भी कैसी आती है, प्लूरल। और देन अगर आपको सेंटेंस में कोई प्रनाउन भी यूज करना है तो वो भी कैसा आएगा, प्लूरल।
अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन को या प्रनाउन को, सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या प्रनाउन आएगा, दो नाउन या प्रनाउन को एंड से जोड़ा जाता है, ठीक है, और एंड से जोड़ने के बाद उनके साथ वर्ब कैसी आएगी, उनको कंसीडर हम प्लूरल करेंगे। राम एंड श्याम, तो दो व्यक्ति हुए ना, राम एंड श्याम दो व्यक्ति हुए, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कंसीडर करेंगे, प्लूरल फॉर्मेशन में, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। देन अगर आपको सेंटेंस में उसी के रिगार्डिंग प्रोनाउन यूज करना है तो वो भी कैसा आएगा, प्लूरल ही यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट हमारा रूल आता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन जो है वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, कलेक्टिव फॉर्म जो है ये भी सिंगुलर फॉर्म में ही कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है। अगर कलेक्टिव नाउन यूनिटी शो करता है तब तो वो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन अगर डिवाइडेड फॉर्म में बता रहा है या सेपरेट अपने आइडियाज बता रहा है, सेपरेट आइडियाज बता रहा है या सेपरेट इंडिविजुअलिटी बता रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या हुआ, प्लूरल। तब कलेक्टिव नाउन कंसीडर किया जाएगा प्लूरल फॉर्मेशन में, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। कलेक्टिव नाउन अगर एक ही आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही आइडिया या एक ही जो है फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके साथ उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। देन उसके साथ प्रोनाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर। और उसी केस में अगर हम बात करें कि कलेक्टिव नाउन डिफरेंट आइडियाज रिप्रेजेंट करते हैं या डिफरेंट फॉर्मेशन जो है, लॉजिक डिफरेंट बताते हैं, डिवाइडेड फॉर्मेशन में बताते हैं खुद को कलेक्टिव नाउन, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेपरेट आइडियाज रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल कंसीडर करते हैं, और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ली जाती है। और अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है आगे सेंटेंस में तो वो भी प्लूरल ही कंसीडर किया जाएगा। एक मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था प्रीवियस क्लास में कि अगर ज्यूरी की बात करते हैं, ज्यूरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ जजेस। अब मान लो कि हमारे जो ज्यूरी है उसमें 5 जजेस हैं, और पांचों का एक ही मत है, एक ही आइडिया है, एक ही जजमेंट है, सेम आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही मतलब जो है जजमेंट दे रहे हैं, पांचों के पांचों यूनिटी शो कर रहे हैं। जब यूनिटी शो कर रहे हैं ज्यूरी, तो दैट मीन्स कि वो ज्यूरी किस में कंसीडर की जाएगी, सिंगुलर फॉर्म में, और उसके साथ वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर। और उस केस में सेंटेंस में आपको प्रोनाउन भी क्या यूज करना है, सिंगुलर ही यूज करना है। बट इन केस ऑफ अगर वही ज्यूरी में 5 लोग जो हैं उसमें से 2 लोग अलग जजमेंट देते हैं, 3 लोग जो हैं अलग जजमेंट देते हैं, तो उस केस में ज्यूरी डिफरेंट आइडियाज बता रही है, ये सारे अपने अपने डिफरेंट आइडियाज बता रहे हैं, तो उस केस में क्या हुआ, ज्यूरी तो भाई डिवाइड हो गई, सेपरेट हो गई। तो अब इस केस में कलेक्टिव नाउन क्या कंसीडर किया जाएगा, प्लूरल, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। और अगर आपको सेंटेंस में प्रोनाउन भी यूज करना है तो वो भी क्या कंसीडर किया जाएगा, प्लूरल ही लिया जाएगा, ना कि सिंगुलर। ज्यादातर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है एग्जाम में, जब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देखता है तो वो कोशिश करता है कि वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बेसिक चीज सीखनी है कि ज्यूरी कब कलेक्टिव कब आपका सिंगुलर फॉर्म में आएगा और कब वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, या आइदर कोई भी आपका कलेक्टिव नाउन है वो कब सिंगुलर फॉर्म में बनेगा और कब प्लूरल फॉर्म में बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक और रूल था पिछली क्लास में हमने जो किया था, जैसे आपके पास लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट ऐसी वर्ब्स दे दी गई हो या कोई प्रेपोजिशन हो, तो इनके बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहीं तक हमने किया था लास्ट, वैसे हमने कलेक्टिव नाउन किया था, ठीक है। चलिए, तो अगले रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, यदि 2 सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए, ये तो हमने पहले भी किया, पिछले रूल में भी किया, यदि 2 सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए
तो वो प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि दो सिंगुलर नाउन को आप एंड से जोड़ें, सॉरी प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं ना, और वहीं पे अगर हम कहें कि दो सिंगुलर नाउन को आप एंड से जोड़ें और दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ आप ईच या एवरी का प्रयोग करें, तो वो क्या कंसीडर किए जाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल? तो चलिए लिखते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए, यदि दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए और दोनों के साथ ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। ये मैं अपनी वर्डिंग में लिखवाती हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे रूल्स को समझने में। बाइलिंगुअल फॉर्म में बुक्स में आपको मतलब एक लाइन में डिस्क्राइब किया गया है, आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन ये कि चीज़ों को और थोड़ा इलेबोरेट करके समझाया जाए तो शायद लॉन्ग लास्टिंग रह जाए आपके दिमाग में, ठीक है। यदि दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए और दोनों के साथ ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, या फिर और करके लिख देते हैं सिंगुलर प्रनाउन। सिंगुलर प्रनाउन, प्रनाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर। प्रनाउन भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखें every soldier and every sailor was in his place, was in his place। आप देखो यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर नाउन, ये भी सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन दो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, दोनों के साथ ही हम एवरी का यूज कर रहे हैं। ईच का भी यूज कर सकते हैं, एवरी का भी यूज कर सकते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन के साथ, मतलब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और दोनों ही नाउन के साथ हम एवरी का प्रयोग करें, दोनों के साथ, एक के साथ नहीं, दोनों के साथ, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इसीलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या जाएगी, सिंगुलर वर्ब। अब सब्जेक्ट का अर्थ ही सिंगुलर बन रहा है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यूनिवर्सल रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, सिंगुलर वर्ब। और अगर आगे आपको सेंटेंस में कोई प्रोनाउन यूज करना है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आया, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, राइट। चलिए वन मोर एग्जाम्पल। Each officer and each clerk has joined his duty. Each officer and each clerk
हैज जॉइंड हिज ड्यूटी। तो इस सेंटेंस में देख लो, फिर से वही सेम फॉर्मेशन बनी आपके पास। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं, ईच का यूज कर रहे हैं, एंड से जोड़ रखा है, ठीक है, दोनों ही सिंगुलर नाउन को, और दोनों के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, ईच। दैट मीन्स कि सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या बनी, सिंगुलर। अगर यहाँ पे ईच नहीं होता तो ये दो अलग अलग व्यक्ति बन जाते, मतलब ये प्लूरल फॉर्मेशन में बन जाता। इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट हमको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। और सेम केस में अगर प्रोनाउन यूज करना हो तो वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा। क्लियर। तो ये था आपका रूल नंबर 6। यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और दोनों के साथ ईच या एवरी का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ली जाती है, और उसके साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लिया जाता है। राइट। चलिए आगे बात करते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कहता है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इसका। कौन से केस का, पर्सनल प्रोनाउन का। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ऐसा मतलब हम बोल सकते हैं रूल है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पहली बार जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन से क्रिएट होती है कि ये चीज़ शायद हमको समझ में नहीं आएगी, ऐसा लगेगा, लेकिन सबसे आसान रूल है। एक बार में समझ में आ गया ना, अगर एग्जामिनर यहाँ से आपको कभी क्वेश्चन डाले तो आप अगर इसको ढंग से सीख जाते हैं तो ये कभी भूलेगा नहीं। और अगर एग्जामिनर में मतलब एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप झट से इस चीज़ को नोट करेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, बस ध्यान से सुनना है। जब भी क्लास लगाएं ये ध्यान में रखें, जब भी आप इंग्लिश की क्लास लगवाते हैं ऑनलाइन, जब भी आप ये रिकॉर्डेड क्लास लगवाते हैं, कहीं भी बैठ के लगवाएं तो बस कॉन्टिन्यूसली लगानी है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लगानी है। ठीक है, तब आप ये नहीं होना चाहिए कि 2 मिनट लगाई फिर आवाज़ आई कहीं से कि भागो, काम करो, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं करना है। जब आप एक बार बैठें तो अपने घर वालों को बोल दें कि हमें अब उठाएं नहीं। ठीक है, काम के लिए बिल्कुल नहीं बोलें, क्योंकि हमको क्लास लगानी है। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट अप्रॉक्सीमेट इतनी क्लास हमारी चलती है, 30 मिनट की, 30-35 मिनट की ही चलती है। तो 30-35 मिनट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन क्लास आराम से लगानी है। ऐसा भी नहीं करना 2x पे लगा के देख ले कि जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, ऐसा भी नहीं होता, नहीं तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। आराम से लगाना, कोई जल्दी नहीं होती, सीखने में कोई जल्दी नहीं करनी। ठीक है, जब सीखने बैठना है तो आराम से सीखना है। ठीक है, चलो तो रूल सीखते हैं। रूल नंबर 7 मैं पहले आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाती हूँ। जैसे आपके पास नॉमिनेटिव केस है, मैं शॉर्ट में लिख दूं, तो ऐसे लिख दो पूरा, है ना, नॉमिनेटिव केस प्लस एज और देन, आगे क्या आएगा ये देखना है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्टिव केस के बाद एज या फिर देन शब्द दिया गया हो तो आगे क्या आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस हैं, ये ध्यान रखना है। किसी भी सेंटेंस में हमें पता है वर्ब से पहले अगर आप पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वो नॉमिनेटिव केस ही आएगा, लेकिन अगर नॉमिनेटिव केस के बाद आपके सेंटेंस में कंपैरेटिव वर्ड एज या देन दे रखा है तो आगे जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में वो किस फॉर्म में लिया जाएगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में। अब ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम केस में होता है, कंपैरिजन कभी भी डिफरेंट केसेस में नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है, कंपैरिजन हमेशा किस में होता है, सेम केस में। तो नॉमिनेटिव केस के बाद अगर एज या देन शब्द आ रहे हैं, मतलब कोई भी कंपैरेटिव वर्ड आ रहा है, तो आगे हम क्या यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस ही यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये रूल आपको कब समझ में आएगा, ये रूल आपको तब समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल करेंगे। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट आपको सीधा एग्जाम्पल करवा दूं तो भी समझ में नहीं आएगा,
पहले रूल सीखना जरूरी है, रूल को पढ़ना जरूरी है। ये रूल सीखने के लिए पहले आपने रूल को 1-2 बार पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने एग्जाम्पल की तरफ चलना है। आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। नॉमिनेटिव केस के बाद एज और देन शब्द दिए गए हों, कोई भी कंपैरेटिव वर्ड दे रखा हो, तो आगे कौन सा केस यूज होगा? नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस आएगा? नॉमिनेटिव केस। और यही केस अगर ऑब्जेक्टिव केस के हो, मतलब इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस अगर हम बात करें तो सेम वही चलेगा। ऑब्जेक्टिव केस के बाद अगर एज या देन शब्द दे रखा है तो आगे क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब पहले इस रूल को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चलिए लिखें। सेंटेंस में किसी नॉमिनेटिव केस के बाद कंपैरेटिव वर्ड्स एज और देन का प्रयोग हो तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। और करके लिखें। सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्टिव केस के बाद कंपैरेटिव वर्ड्स एज और देन का प्रयोग हो तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मेशन बनाई है बस ये इसको डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिखवा दिया। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है ताकि आप कभी भी रिवाइज करें तो आपको दिक्कत ना हो कि हमने ये चीज़ लिखी थी तो वो है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस के जस्ट बाद कंपैरेटिव वर्ड एज या देन का प्रयोग होता है तो उसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस ही आता है। ठीक है, दैट मीन्स कंपैरिजन, क्योंकि ये कंपैरेटिव वर्ड है तो ये कंपैरिजन ही कर रहे होंगे, ऐसा ही है। तो कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस में होता है। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस रूल को ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस में किया जाता है। कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस में ही किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस के बाद कंपैरेटिव वर्ड एज या देन का प्रयोग हो तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग होगा। और इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, अगर ऑब्जेक्टिव केस के बाद कंपैरेटिव वर्ड एज या देन आ रहे हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा। दैट मीन्स कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस के बीच में एज या देन आता है, या नॉमिनेटिव केस के बीच में एज या देन आता है, मतलब एज या देन का प्रयोग किया जाता है। क्या अगर हम इसको ऐसे लिख दें, नॉमिनेटिव केस प्लस एज और देन प्लस ऑब्जेक्टिव केस,
क्या ये फॉर्मेशन सही होगी? ये फॉर्मेशन क्या होगी? गलत। इस फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? गलत फॉर्मेशन। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बनता। नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरिजन किस में चलेगा? सेम केसेस में। नॉमिनेटिव के बीच में एज या देन का प्रयोग होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बीच में ही एज या देन का प्रयोग किया जाएगा। मुश्किल लगा? कहीं मुश्किल नहीं है। अब देखना, हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसको आपने फिर उस रूल को पढ़ना है, तो बिल्कुल आप उस चीज को कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं अभी। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। He is as fast as me। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? पढ़ने में तो हमको ये करेक्ट ही लगेगा। जनरली हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करते हैं। ही इज एज फास्ट एज मी। पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और बोलने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? जैसे कि हमने रूल में पढ़ा कि किसी भी नॉमिनेटिव केस के बाद क्या आए? कंपैरेटिव वर्ड एज या देन का प्रयोग हो, तो उसके बाद हमेशा कौन सा केस यूज होता है? नॉमिनेटिव केस, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे मी तो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे नहीं पता चलता तो हमेशा सेंटेंस को तोड़ के देखा करो, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन, ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, जो किस फॉर्म में है? नॉमिनेटिव केस की फॉर्म में। आगे हमारे पास क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। देन उसके बाद क्या रही हमारे पास? कंपैरेटिव वर्ड। दिस इज कंपैरेटिव वर्ड। दैट मीन्स कि ये सेंटेंस में कंपैरिजन क्रिएट कर रहा है। अब नॉमिनेटिव केस के बाद कंपैरिजन है, तो हमें पता है कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस में होता है, कभी भी डिफरेंट केसेस में नहीं होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है? ऑब्जेक्टिव केस। तो हमने पढ़ा था रूल में कि क्या नॉमिनेटिव केस प्लस कंपैरेटिव वर्ड प्लस ऑब्जेक्टिव केस पॉसिबल है? नहीं। ये क्या हुआ? इनकरेक्ट। ये फॉर्मेशन क्या बनी? इनकरेक्ट। तो करेक्ट फॉर्मेशन क्या बनेगी? करेक्शन में क्या आएगा? ही इज एज फास्ट एज he is as fast as I, not me. he is as fast as I। तो यहाँ पे ये कैसे हुआ? ये आपके पास नॉमिनेटिव केस है, देन उसके बाद कंपैरेटिव वर्ड आ गया, देन उसके बाद क्या आना चाहिए? नॉमिनेटिव केस। तो ये फॉर्मेशन क्या बना? नॉमिनेटिव केस प्लस कंपैरेटिव वर्ड प्लस नॉमिनेटिव केस। दैट मीन्स कि कंपैरिजन किस में हो रहा है? सेम केसेस में। नॉमिनेटिव में कंपैरिजन किया जा रहा है, ना कि नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव में। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आई रन फास्टर देन ही। आई रन फास्टर देन ही। ये हमारे पास क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस। रन हमारे पास मेन वर्ब आ गई, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री आ गई, देन हमारे पास क्या है? कंपैरेटिव वर्ड। दो चीजों में कंपैरिजन कर रहा है, एज या देन, ठीक है। दिस इज कंपैरेटिव वर्ड। अब कंपैरिजन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे क्या है? नॉमिनेटिव केस। तो आगे भी क्या आना चाहिए? नॉमिनेटिव केस। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? नॉमिनेटिव केस। क्या ये सेंटेंस करेक्ट हुआ? ये बिल्कुल करेक्ट हुआ। ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट। जबकि पढ़ने में हमको थोड़ा सा क्या लग रहा है? अजीब सा लग रहा है। पढ़ने में हमको लग रहा है कि ये कैसे अच्छा हो सकता है? ही इज एज आई रन फास्टर देन हिम हो सकता है। पढ़ने में तो हमको ये अच्छा लगेगा, जबकि ग्रामेटिकली क्या हुआ? ही करेक्ट हुआ, ना कि हिम, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो हमको अपने हिसाब से पढ़ने में बोलने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कई बार ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल हम
ऑब्जेक्टिव केस का भी लेते हैं। I know you as much as him. I know you as much as him. सेंटेंस को तोड़ के सीखा करो। हमारे पास ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस फॉर्म में आता है? नॉमिनेटिव फॉर्म में। तो क्या ये नॉमिनेटिव केस है? बिल्कुल है। तो लिख लो साथ में कि ये क्या है? नॉमिनेटिव केस। कैसे नॉमिनेटिव केस हुआ? ये हमारे पास क्या है आगे? वो हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब से पहले कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा किस फॉर्म में आता है? नॉमिनेटिव फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे नॉमिनेटिव फॉर्म है। क्या नो के बाद कहीं या नो से पहले कहीं एज या देन शब्द दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो दैट मीन्स कि आगे का जो वर्ड आएगा या जो भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे, वो किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो ये कौन सा केस हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। बस बीच में एज या देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रूल नंबर 1 ही फॉलो करेगा। लेकिन अब हमने कहा कि दो ऑब्जेक्टिव केसेस के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे किसी एक सेंटेंस में हमारे पास दो सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। तो ऑब्जेक्टिव केस के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? एज शब्द, कंपैरेटिव वर्ड। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किए थे उसमें नॉमिनेटिव केस के बाद हमारे पास क्या आ रहा था? एज या देन शब्द। लेकिन इस सेंटेंस में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस के बाद आ रहा है एज। ठीक है, दैट मीन्स कि किस में कंपैरिजन करेगा अब ये? ऑब्जेक्टिव केसेस में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस प्लस एज, आगे क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? बिल्कुल करेक्ट। हिम ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? हिम, जो ऑब्जेक्ट में लगता है। तो एक बार फिर से समझो, अगर किसी नॉमिनेटिव केस के बाद एज या देन शब्द आ रहा है तो लास्ट में क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पे नॉमिनेटिव केस आएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि दो नॉमिनेटिव केसेस में कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, और सिमिलर केस में अगर किसी ऑब्जेक्टिव केस के बाद एज या देन शब्द का प्रयोग हो रहा है तो लास्ट में हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। दैट मीन्स कि दो ऑब्जेक्टिव केसेस में कंपैरिजन हो रहा है। कभी भी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में कंपैरिजन नहीं होता है। नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव में होगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में होगा। ठीक है, इसमें लास्ट रूल आता है हमारा यूज ऑफ इट। चलिए जल्दी से वो कर लेते हैं। This is also called impersonal pronoun. क्योंकि ये किसी भी स्पेसिफिक नाउन को डोनेट नहीं करता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज इट डज नॉट रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ठीक है, अभी कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट बना के, यूज ऑफ, सॉरी नेम ऑफ एनिमल लिखे हैं, ऐसे लिखो, नेम ऑफ एनिमल। जानवरों के नाम के साथ हम क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have a dog. I have a dog. It is very faithful. It is very faithful. सेकेंड पॉइंट में लिखें,
नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के केस में एग्जाम्पल लिखें। Here is your pen, please take it। पेन तो नॉन लिविंग थिंग हुआ, उसके साथ भी हम क्या यूज कर रहे हैं, इट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेम ऑफ एनिमल के साथ भी क्या यूज कर रहे हैं, इट का यूज कर रहे हैं। आगे लिखो रो नंबर 3, फॉर इन्फेंट, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, उनको इन्फेंट ही कहा जाता है, उनके साथ भी क्या यूज करते हैं, इट का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिखें। When he saw the child, it was playing। When he saw the child, it was playing। नेक्स्ट लिखें। कुछ स्पेसिफिक थिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, जैसे कि वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्स, इट रेन्स, इट इज विंटर, इट रेन्स और इट इज विंटर। तो ये था आपका यूज ऑफ इट। ये लास्ट आपका पर्सनल प्रोनाउन आता है, ये पर्सनल प्रोनाउन में ही इंक्लूड किया जाता है, जिसको इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको क्लास में बता दिया है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन के जितने भी रूल थे वो हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे नेक्स्ट क्लास में जो रूल चलेगा वो चलेगा पोजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। जय हिंद।